हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स योर क्लासेस में। आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो इसकी एक मैराथन क्लास देखेंगे जिसमें हम आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न तीनों प्रकार के प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। और एक एक क्वेश्चन अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हैं तो आपको चाहे बहुविकल्पीय हो चाहे जो हो सब मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि एक्सप्लेनेशन पर आप ध्यान देना। क्वेश्चन तो कम है जितने भी लिए हैं, लेकिन ठोस हैं जहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए करते हैं स्टार्ट। और आपको बता दें कि और भी सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, उन्हें आप देखें और एग्ज़ाम में एक बेहतरीन स्कोर करें, है ना। ये बाल विकास और अधिगम के सिद्धांत जो हैं उनके मैराथन क्लास में हमने एक एक वीडियो में सभी बहुविकल्पीय को समझाया है, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या है, पुनर्बलन का क्या अर्थ है। आप पढ़े होंगे पुनर्बलन का अर्थ क्या होता है, पुनः से बल देना, दोबारा से किसी को फोर्स करना। अब यहाँ पे ज़बरदस्ती फोर्स तो होगा नहीं पुनर्बलन का मतलब, क्योंकि यहाँ पे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों के लिए पुनर्बलन का मतलब क्या है कि बच्चे को, है ना, क्या करना, प्रोत्साहित किया जाता है। पुनर्बलन का अर्थ क्या होता है, पुनः से बल देना। और पुनर्बलन के द्वारा छात्रों को अच्छा करने के लिए क्या करते हैं, प्रोत्साहित किया जाता है। और पुनर्बलन से बच्चों का क्या होता है, जो मेंटल होते हैं बच्चे, मेंटली रूप से उनको क्या कर सकते हैं, हम प्रोत्साहित करते हैं मानसिक रूप से। और पुनर्बलन शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है ना, उसको क्या करता है, प्रभावी बनाता है। तो पुनर्बलन के द्वारा क्या कर सकते हैं हम, किसी भी बच्चे को जो कि कमज़ोर है पढ़ने में, अगर उसको पुनर्बलन की क्रिया द्वारा पढ़ाया जाए, मतलब दोबारा से उसको प्रोत्साहित किया जाए, तो वो उसका जो मानसिक विकास है वो भी डेवलप हो जाएगा। और इससे जो आपकी अधिगम की प्रक्रिया है ना, बच्चे के पढ़ने की और आपके पढ़ाने की, इनको भी क्या कराता है, ये प्रभावी बनाता है पुनर्बलन। तो आशा करता हूँ पुनर्बलन का अर्थ समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखें, एक तरफा संप्रेषण क्या है, वन वे, है ना। संप्रेषण का मतलब क्या है, एक तरफा संप्रेषण में एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक क्या करता है, पहुंचा देता है। यह प्रभावशाली संप्रेषण की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि अगर प्रभावशाली संप्रेषण की क्रिया करना है तो दोनों तरफ से दो तरफा होना चाहिए। मतलब बच्चा जो भी दिक्कत है कुछ भी टीचर से पूछे और टीचर उसके बारे में बिना कुछ, है ना, डांटे पीटे उसको अच्छे से समझाए, तो ये दो तरफा अगर होगा संप्रेषण तो प्रभावशाली होता है। एक तरफा संप्रेषण जो है ये प्रभावशाली नहीं होता। तो एक तरफा आपके समझ में आ गया कि एक तरफा वाले में क्या हो, जैसे मान लो अध्यापक पढ़ा रहा है तो वही जो बताए बच्चे को वही बच्चा सीखे, और बच्चे के अंदर जो जिज्ञासा है जानने की वो अपना ना रख पाए अपना क्वेश्चन अध्यापक के सामने, तो ये एक तरफा संप्रेषण होता है। इसमें क्या होता है, प्रेषक मतलब कि जो भेजा जाएगा सेंडर और रिसीवर को मिले कोई सूचना बस। अब अगर ये दो तरफा होता तो ग्राही फिर इसको रिवर्स करके आपको दोबारा से भेजता। तो समझ में आ गया, एक तरफा का मतलब आप प्रभावी संप्रेषण समझते हैं। प्रभावी संप्रेषण में एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और जो दूसरा व्यक्ति होता है उसे समझ लेता है तथा उसी के अनुसार उसका जवाब देता है। तो ये दो तरफा हो गया, मतलब सेंडर, है ना। यह संप्रेषण क्या होता है, दो तरफा, और ये प्रभावशाली भी बनाता है, ठीक है। मतलब सेंडर ने, भेजने वाले ने सूचना को क्या किया, ग्राही के पास भेजा, रिसीवर के पास, और रिसीवर ने उसको समझा और समझने के बाद उसका जवाब फिर से दोबारा से भेज दिया सेंडर के पास। तो ये प्रभावी संप्रेषण कहलाता है और ये दो तरफा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संप्रेषण की चार विशेषताएं बतानी है। तो आइए देखते हैं संप्रेषण की चार विशेषताएं। पहला कि जो संप्रेषण की क्रिया है क्या होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। दूसरा, संप्रेषण पारस्परिक समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है एक दूसरे के प्रति, है ना। अगला, संप्रेषण में विचार विमर्श एवं विचार विनिमय पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आगे देखें अगला, प्रभावशाली, है ना, प्रभावशाली संप्रेषण उत्तम शिक्षण का आवश्यक पक्ष है। और प्रभावशाली संप्रेषण तभी होगा जब दोनों तरफा जो है अपने अपने विचारों को रखा जाए, तो ये प्रभावशाली जो है संप्रेषण क्रिया होती है। तो आपने समझा, यहाँ पे चार विशेषताएं दी गई हैं। अगला, शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है। तो शिक्षण सामग्री का जो वर्गीकरण है वो तीन भागों में किया जाता है। पहला, प्रौद्योगिकी के आधार पर, मतलब टेक्नोलॉजी के आधार पर, इंद्रियों के आधार पर, है ना। अगला, प्रक्षेपण के आधार पर। तो तीन पार्ट हैं इनके जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, तीन भाग, प्रौद्योगिकी, इंद्रियों के आधार पर और प्रक्षेपण के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुदेशन का क्या आशय है। अनुदेशन का आशय क्या है, तो अनुदेशन शब्द का साधारण भाषा में अर्थ क्या होता है, सूचना देना अथवा आज्ञा देना।
तो अनुदेशन को नेगेटिव वर्ड नहीं कहा जाता है, ठीक है ना। अनुदेशन क्या है, पॉजिटिव वर्ड है और इसका अर्थ होता है किसी को सूचित करना, सूचना देना या फिर है ना ऑर्डर देना, बट इसको नेगेटिव नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी टीचर अगर पढ़ा रहा है तो आज्ञा ही देगा ना। तो चलिए अगला देखते हैं हम। यहाँ पूरा कंप्लीटली जो है ये सब शिक्षक और बालक के बीच में, छात्र के बीच में है, ये पूरे के पूरे चैप्टर के बारे में। इसे बाल विकास भी ऐसे है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण के दो दोष बताइए, मतलब ऐसी शिक्षा जो जिसमें केंद्र क्या होता है, शिक्षक होता है, वो जो पढ़ाए बच्चा वही पढ़े, बच्चा अपनी जिज्ञासा को अगर अध्यापक के सामने न रख पाए तो उस प्रकार के शिक्षण को हम कहते हैं शिक्षक केंद्रित शिक्षण। अब इसके दोष क्या हैं, तो आइए देखते हैं। शिक्षक सही उत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, ठीक है ना। शिक्षक केंद्रित में जो उसका जो मन करता है वही उत्तर देता है और बच्चे को उसे पढ़ना भी पड़ता है। शिक्षक पाठ्यक्रम पूरा करने तक ही सीमित रहता है, बस केवल जल्दी से जल्दी अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर दे कैसे भी, बाकी उसको बच्चे को क्या आया क्या नहीं आया इससे मतलब नहीं होता। तो ये दो दोष हो गए, ऐसे बहुत सारे दोष हैं, आप लिख सकते हो। अगला, TLM का पूरा नाम बताइए, इंपॉर्टेंट है। TLM का पूरा नाम होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, हिंदी में शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला, शिक्षण की दो विशेषताएं लिखिए। तो शिक्षण की विशेषताएं, पहला, शिक्षण सुनियोजित होना चाहिए, मतलब एक अगर आपको पढ़ाना है बच्चों को तो पहले से आपको उसके बारे में है ना बना के रखना चाहिए कि हमें क्या पढ़ाना है आज क्लास में, ये होना चाहिए। दूसरा, शिक्षण प्रजातंत्रीय होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे छात्रों को छूट होनी चाहिए, ये नहीं कि बस शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, है ना, दोनों तरफा होना चाहिए, तभी ये जो है ये प्रजातंत्रीय का मतलब यही है यहाँ पे कि छात्र क्या हो, स्वतंत्र होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, डाइट का पूरा नाम, DIET, डाइट का पूरा नाम क्या होता है। तो डाइट का पूरा नाम क्या होता है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, याद रखना, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये एग्जाम में पूछता है डाइट का पूरा नाम, है ना। NPRC इन सब का पूरा नाम पूछ लेता है। तो ये देखते हैं NPRC प्रमुख को क्या कहते हैं। जो NPRC प्रमुख होता है ना, इसके पहली बात तो हमें जानते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम क्या होता है, न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। तो आपको याद हो गया होगा, डाइट का जरूर याद कर लेना, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान होता है, जबकि NPRC का पूरा नाम न्याय पंचायत संसाधन केंद्र है। अगला देखते हैं हम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो ग्राम शिक्षा समिति होता है, समिति रहेगा यहाँ पे, है ना, इसका जो अध्यक्ष होता है कौन होता है, तो ग्राम प्रधान होता है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष क्या होता है, ग्राम प्रधान होता है। और अगर सचिव की बात करें, ग्राम शिक्षा समिति का सेक्रेटरी कौन होता है, तो वो होता है प्रधानाध्यापक। कौन होता है, प्रधानाध्यापक, ठीक है ना। तो दो क्वेश्चन है इसमें। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष पूछे तो अध्यक्ष कौन होते हैं, ग्राम प्रधान होता है, गांव का मुखिया। और ग्राम शिक्षा समिति का सचिव पूछे, सेक्रेटरी, तो वो कौन होता है, प्रधानाध्यापक होता है। अगला, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है, तो राज्य शिक्षा संस्थान प्रयागराज में है। कहाँ पे है, इलाहाबाद, जिसका पूर्व में नाम इलाहाबाद है, वहाँ पे है। राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है, तो कहाँ है, इलाहाबाद में। यूपी का राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है, इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है, तो ये भी क्या है, प्रयागराज में ही है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान ये भी प्रयागराज में ही स्थित है। अगला, राज्य हिंदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया, अगर आप बहुविकल्प पे देखोगे तो वहाँ पूछे गए हैं। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है, तो ये वाराणसी में है। आपने क्या देखा कि राज्य हिंदी संस्थान तो वाराणसी में है और राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान प्रयागराज में है, और राज्य शिक्षा संस्था कहाँ है, तो वो भी आपके प्रयागराज में है। तो क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला, शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक की किन क्रियाओं से संबंध होता है। तो शिक्षक का संज्ञानात्मक मतलब कि यहाँ पे कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है वो किससे है, बालक के ज्ञान से है और बोध या अधिग्रहण से है। चलिए अगला देखते हैं हम। ये रहा क्वेश्चन, जो पद्धतियाँ होती हैं, है ना, शिक्षण की। तो यहाँ पे एक पद्धति देखेंगे, मॉन्टेसरी पद्धति क्या है। तो जो मारिया मॉन्टेसरी, पहली बात तो इसकी खोज पूछे कि मॉन्टेसरी पद्धति की कौन है, तो मतलब जन्मदाता कौन है, तो उनका नाम है मारिया मॉन्टेसरी। तो मारिया मॉन्टेसरी ने बालकों को कई वस्तुएं खेलने को देने की बात कही, जिससे बालक खेल खेल में अनेक बातें सीख लेता है। तो मॉन्टेसरी पद्धति में क्या होता है, वह पद्धति है जिसमें बालक को अगर खेलने के लिए कुछ सामग्री दी जाए तो बालक उनके द्वारा कुछ न कुछ खेल खेल में ही सीख लेता है। अगला,
बेसिक शिक्षा पद्धति से आप क्या समझते हैं? तो बेसिक शिक्षा पद्धति किसकी देन है अगर पूछे तो ये देन है गांधी जी की। तो बेसिक शिक्षा पद्धति अगर पूछे देन तो गांधी जी की है, महात्मा गांधी जी की। उन्होंने कहा है कि बुनियादी शिक्षा का नाम दिया, मतलब बेसिक शिक्षा को बुनियादी शिक्षा किसने कहा तो महात्मा गांधी ने कहा है, ठीक है ना। इस पद्धति में खेल के माध्यम से हस्तशिल्प शिक्षा को बढ़ावा देकर शिक्षा को जीविकोपार्जन से जोड़ने का कौशल विकास बच्चों में क्या करना होता है, विकसित करना है। तो समझना यहाँ पे बेसिक शिक्षा पद्धति क्या है। बेसिक शिक्षा पद्धति में क्या करते हैं, खेल के माध्यम से हस्तशिल्प शिक्षा को बढ़ावा देना है, जिससे शिक्षा को जीविकोपार्जन से जोड़ने का है ना कौशल बच्चों में क्या करें, विकसित कर सकें। और अगर बात करें कि बेसिक शिक्षा किसकी देन है तो गांधी जी की देन है, और इन्होंने बेसिक शिक्षा को क्या बोला है, बुनियादी शिक्षा कहा है। बहुत सारे क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन है। अगला, सहभागी शिक्षण से क्या तात्पर्य है? सहभागी का मतलब है कि यहाँ पे जब शिक्षक और छात्र का क्या हो, सहयोग, तो जिस शिक्षण प्रक्रिया में छात्र का सहयोग प्राप्त करके उसे अनुभव कराया जाता है वह इस शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, सहभागी शिक्षण कहलाता है। तो सहभागी शिक्षण में क्या होता है, अध्यापक और छात्रों का क्या होता है, सहभागिता होती है, आप ये कह सकते हैं। अगला, बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री किसे कहते हैं? तो ऐसी सामग्री, शिक्षण की ऐसी सामग्री जो विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करती है बहुउद्देशीय सामग्री कहलाती है। जैसे कि ग्राफ है ना, ग्राफ के द्वारा आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, मानचित्र पे, चार्ट पेपर आदि। कक्षा में अनेक प्रयोगों को छात्रों को रंग भरने, कला बनाने एवं आकार आदि का क्या होता है, ज्ञान होता है। तो बहुशिक्षण अधिगम सामग्री किसे कहते हैं? ऐसी शिक्षण सामग्री जो विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाई जाती है उसे कहते हैं बहुउद्देशीय सामग्री, ठीक है ना। और इसमें एग्जाम्पल कौन है, ग्राफ है, मानचित्र है, चार्ट पेपर है, ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, शिक्षण से क्या तात्पर्य है, मतलब शिक्षण किसे कहते हैं? तो शिक्षण का है तो पूछ लेगा अर्थ किसे कहते हैं। तो शिक्षण का संक्षेप में अर्थ क्या है, ज्ञान प्रदान करना। टीचिंग का अर्थ क्या है, ज्ञान प्रदान करना। तो शिक्षक द्वारा छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षक जो होता है टीचर, वो टीचिंग के द्वारा छात्रों को क्या करता है, ज्ञान प्रदान करता है, जिससे छात्रों का क्या हो, सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है ना। तो जिससे छात्रों का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। अगला देखो, ये तो और ही इम्पोर्टेंट है कि शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया क्यों कहा गया है, और अगर पूछ ले किसने कहा है तो शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया जो कहा है वो कहा है जॉन डीवी ने। और क्यों कहा है तो आइए देखते हैं कि शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिक्षण के अंतर्गत 3 बिंदु आते हैं। कौन कौन से, एक शिक्षक, एक शिक्षार्थी और एक पाठ्यक्रम। शिक्षक जो कि शिक्षण प्रदान करेगा, शिक्षार्थी जो कि शिक्षा ग्रहण करेगा, और पाठ्यक्रम मतलब क्या चीज़, किस विषय की या किस चीज़ को हमें पढ़ाना है। तो ये त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा है, तो जॉन डीवी ने कहा, ये भी याद रखना। अगला, यह कथन किसका है, ज्ञान किसी देश के सुख व समृद्धि का आधार है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, कथन है, ये स्टेटमेंट है। तो ये कथन है जॉर्ज वाशिंगटन का, ठीक है ना। ज्ञान जो है, नॉलेज किसी देश के सुख और समृद्धि का क्या है, बेस है, आधार है। ये कथन है जॉर्ज वाशिंगटन का। अगला क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्या दिया गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है TLM के लिए कितनी राशि देय होती है। तो TLM के लिए 500 रुपये की राशि देय होती है। और TLM का पूरा नाम आपको पता ही चल गया होगा, क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अगला, BRC का पूरा नाम, BRC का पूरा नाम क्या होता है, तो होता है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, जिसको हिंदी में कहते हैं खंड संसाधन केंद्र, ठीक है ना, खंड संसाधन केंद्र। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रयोग प्रदर्शन विधि मुख्य रूप से किस कार्य के लिए उपयोगी है। तो प्रयोग प्रदर्शन विधि मतलब जिसमें हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, वो किसके लिए, विज्ञान शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। कर तो हम अलग अलग सब्जेक्ट में सकते हैं, लेकिन विज्ञान में सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है ना। अगला, बाल केंद्रित शिक्षण का क्या अर्थ है। देख रहे हो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ बाल केंद्रित की जगह शिक्षक केंद्रित पूछ सकता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का वह शिक्षा है ना, जिसमें बालक को केंद्र मानकर शिक्षण का कार्य कराया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षण की नवीन विधा है। मतलब बाल केंद्रित शिक्षण में बालक को ही केंद्र में रखा जाता है ना। मतलब कि बालक जो भी जानना चाहता है वो अध्यापक से, टीचर से पूछ सकता है। और अगर यहीं पे बोल दे कि आप बताइए कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण के अर्थ है, तो उसमें शिक्षक जो है मेन बिंदु हो जाएगा। फिर उसमें जो बच्चे होंगे वो उनसे प्रश्न को नहीं पूछ सकते हैं। तो आज के जो ज़माने में पद्धति चल रही है वो क्या है,
ये बाल केंद्रीय शिक्षा चल रही है, जिसमें बालक को केंद्र मान के पढ़ाया जाता है। शिक्षण पद्धति के अंतर्गत डाल्टन योजना का प्रतिपादन किसने किया था? तो डाल्टन योजना का प्रतिपादन जो किया था उनका नाम है, अब बहुविकल्पीय प्रश्न में यह क्वेश्चन पूछा गया है, हेलन पार्कहर्स्ट। हेलन पार्कहर्स्ट नाम है। इन्होंने शिक्षण पद्धति के अंतर्गत डाल्टन योजना का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, NCERT का पूरा नाम बताइए। तो NCERT का पूरा नाम, अगर इसका मुख्यालय पूछे कहाँ है, तो NCERT का मुख्यालय कहाँ पे है? वो है नई दिल्ली में, ठीक है ना। तो NCERT का पूरा नाम देखते हैं, क्या है? राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है NCERT का पूरा नाम, ठीक है ना। अगला NCERT का पूरा नाम है ना, ये तो SCERT का पूछा गया क्यों? अच्छा हाँ, ये तो भाई राज्य है ना, वही तो कहा यार। और SCERT का जो मुख्यालय पूछे तो कहाँ है? प्रयागराज है अपना, ठीक है ना। जबकि NCERT का पूरा नाम पूछे तो ये कहाँ पे है? इसको बोलते हैं राष्ट्रीय, क्योंकि ये राज्य था ना, स्टेट, या फिर हमने ध्यान नहीं दिया है ना। तो ये SCERT है, SCERT अलग अलग है ना। राज्य का SCERT बुक आप जानते हो कि बिहार की अलग है, ऐसे तो अपने यहाँ का जो यूपी का है वो कहाँ है? प्रयागराज में है। तो NCERT का बात करें तो NCERT का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय शैक्षिक, सब सेम है, बस केवल यहाँ नेशनल हो जाएगा और यहाँ पे स्टेट था, है ना। स्टेट है काउंसिल एजुकेशन, तो ये हो जाएगा रिसर्च, है ना। तो यहाँ पे हो गया राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, याद रखना ये है NCERT, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन कब हुआ? तो ये गठन हुआ था, मतलब ये CERT का गठन हुआ था 1981 ईस्वी में। कब हुआ था? 1981 ईस्वी में। अगला, सूक्ष्म शिक्षण के चरण के नाम बताने हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण में क्या क्या होते हैं? 6 चरण होते हैं मेनली। कौन कौन? योजना बनाना, पाठन, पुनर्भरण, पुनर्शिक्षण, पुनर्योजना, पुनर्भरण बैंक, ये सब क्या है? सूक्ष्म शिक्षण के चरण हैं, जो 6 चरण हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण के प्रमुख घटक कौन है? संप्रेषण में 3 घटक होते हैं। कौन कौन? प्रेषक मतलब सेंडर, संदेश मतलब मैसेज क्या भेजना है, ग्राह्य मतलब रिसीवर, ठीक है ना। 3 होते हैं। कौन कौन? प्रेषक, संदेश और ग्राही, भेजने वाला और संदेश जो भेजा जाएगा, और ग्रहण करने वाला मतलब कि ग्राही, ठीक है, रिसीवर। 3 होते हैं घटक। अगला, शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत का क्या अभिप्राय है? तो प्रेषण द्वारा बालक में अभिरुचि पैदा होती है, जिसके फलस्वरूप बालक ध्यान मग्न होकर पढ़ता है, और अभिप्रेरणा बालक की ध्यान शक्ति को क्या करती है? बढ़ाती है, ठीक है ना। अभिप्रेरणा का मतलब है कि इसमें बालक को रुचि मिलेगी, और जब बालक के अंदर रुचि पैदा होगी तो वो ध्यान मग्न होकर पढ़ेगा, है ना। इससे उसकी ध्यान शक्ति को बढ़ा सकते हैं, इमेजिनेशन पावर को बढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, प्रशिक्षण से क्या अभिप्राय है? तो प्रशिक्षण का क्या अर्थ है? अपने आप को या किसी दूसरे को ऐसी शिक्षा देना या कौशल विकसित करना जिससे किसी विशेष कार्य में क्या आ जाए? प्रवीणता आ जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे कि बाल केंद्रित शिक्षण की 2 विशेषताएं बताइए। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होगा? ये पूर्ण रूप से पहली बात तो क्या होती है? मनोवैज्ञानिक शिक्षण है, जिसमें बालक को केंद्र मान के पढ़ाया जाएगा। दूसरा है बाल प्रधान शिक्षण, मतलब इस शिक्षक की प्रमुख विशेषता बालक की ही प्रधानता होती है, मतलब बाल केंद्रित शिक्षण में बालक को ही सब कुछ एक प्रकार से माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन क्या दिया गया है? शिक्षण कौशल की एक परिभाषा दीजिए। शिक्षण कौशल की परिभाषा, तो डमविल के अनुसार एक शिक्षण कौशल को दूसरे शिक्षण कौशल से समायोजित या प्रयोग को क्या कहते हैं? समन्वय करते हैं। क्या बोलते हैं? समन्वय कहते हैं। ये परिभाषा दी है शिक्षण कौशल की, किसने? डमविल ने दी है, ठीक है ना। तो किसी के अनुसार अगर आप चाहें तो जो याद किए हों आप लिख देंगे। श्याम पट्ट कौशल के किन्हीं 2 घटकों के नाम लिखें। 2 घटक के नाम जो कि श्याम पट्ट कौशल पे है। तो पहला क्या? अक्षरों की अस्पष्टता, श्याम पट्ट पर होता है। 2 अक्षरों के बीच में समुचित स्थान, 2 शब्दों के बीच समुचित स्थान, अक्षरों का आकार कक्षा के अंत में बैठे छात्रों के लिए उपयुक्त हो, है ना। तो ये सभी क्या है? श्याम पट्ट पर होने वाले घटक हैं। तो श्याम पट्ट के ये प्रमुख घटक के अंतर्गत ये सब आते हैं। अगला, स्पष्टीकरण युक्ति से आप क्या समझते हैं? तो स्पष्टीकरण भी एक प्रकार का वर्णन ही होता है। स्पष्टीकरण के द्वारा शिक्षार्थियों के या शिक्षक के विचार क्या होते हैं? स्पष्ट किए जाते हैं। यह एक कला है, यह कला विचारों को स्पष्ट करती है। स्पष्टीकरण का उद्देश्य विचारों की एक प्रकार स्पष्ट करना है कि बालक
उस ज्ञान को आसानी से क्या कर सके, ग्रहण कर ले, जिस विषय के बारे में छात्र बहुत कम जानते हैं। तो अगर स्पष्टीकरण का मतलब समझ में आ गया होगा कि यह एक प्रकार का, स्पष्टीकरण का मतलब होता है कि वर्णन करना, एक प्रकार से वर्णन करना ही होता है। और स्पष्टीकरण के द्वारा क्या होता है, शिक्षक है ना या शिक्षार्थी के जो विचार होते हैं उनको स्पष्ट किया जाता है। यह एक प्रकार की आर्ट है, कला है। यह कला विचारों को क्या करती है, स्पष्ट करती है। और इसके द्वारा जो है बालक उस ज्ञान को आसानी से ग्रहण कर लेता है स्पष्टीकरण के द्वारा, जिस विषय के बारे में छात्र बहुत कम जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, संप्रेषण की एक परिभाषा दीजिए। यहाँ से तो एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है ना। इसको घटक पूछेगा या परिभाषा पूछेगा, या इसको प्रभावी और अप्रभावी जो प्रकार हैं उनको पूछ लेगा। तो संप्रेषण दो व्यक्तियों के मध्य बातचीत करने का क्या है, माध्यम है, एक प्रकार से कम्युनिकेशन है। तो दो बीचों के बीच में वार्तालाप करना ही क्या है, संप्रेषण है। दो व्यक्तियों के मध्य भावों, विचारों तथा अन्य तथ्यों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, संप्रेषण। इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद कर लेंगे आप। संप्रेषण क्या है, दो व्यक्तियों के मध्य में बातचीत करने का एक माध्यम है। मतलब कि दो व्यक्ति के मध्य में अगर भावों, विचारों और अन्य तथ्यों का क्या करें, आदान प्रदान किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। अगला, शिक्षण के किन्हीं दो सूत्रों को लिखना है। तो आप पढ़े होंगे शिक्षक के सूत्र, है ना, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, है ना। और आप पढ़े होंगे स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ये सब आप पढ़े होंगे, तो ये जरूर याद रखना। इनके सूत्रों को पूछ लेता है घुमा फिरा के, 4 सूत्र 5 सूत्र जो भी पूछना हो पूछ सकता है एग्जामिनर। बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मैंने वही क्वेश्चन लिए, मैंने बताया ना, जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हैं या जिनके आने की प्रबल संभावना रहेगी। तो बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं, बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण से आशय ऐसे शिक्षण से है जिसमें 2 या 2 से अधिक कक्षाओं के बालकों को एक साथ उनकी व्यक्तिगत रुचियों तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्या करते हैं, शिक्षा दी जाती है। तो बहुस्तरीय कक्षा में क्या होता है, जब कभी टीचर की कमी हो तो उस समय क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक क्लास के विद्यार्थियों को एक साथ बैठा के शिक्षा ग्रहण मतलब प्रदान की जाती है, उसे हम कहते हैं बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण। इसमें अलग अलग क्लास के क्या होते हैं, छात्र होते हैं। अगला, शिक्षण को परिभाषित कीजिए। मतलब शिक्षण किसे कहते हैं, है ना। तो B.F. स्किनर के अनुसार आइए देखते हैं इन्होंने क्या बताया है कि जो शिक्षण है वो पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्या है, क्रम है। शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। अगर पूछे किसने कहा तो B.F. स्किनर ने ये शिक्षण की परिभाषा दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम जल्दी से, है ना। क्या दिया गया है कि प्रश्नोत्तर विधि के 2 लाभ बताइए। तो प्रश्नोत्तर विधि का मतलब है क्या है कि प्रश्न और उत्तर। तो विद्यार्थी इसमें क्या होगा, प्रश्न पूछता भी है और प्रश्नों के उत्तर भी देता है। इससे उसमें विश्वास की भावना क्या होती है, जागृत होती है, तथा साथ ही उसकी संकोच करने की जो प्रवृत्ति होती है ना, वो भी समाप्त हो जाती है। तो विद्यार्थी क्या करता है, इसमें प्रश्न को पूछता भी है और प्रश्नों के उत्तर भी देता है। इससे उसमें क्या होता है, जो विश्वास की भावना होती है वो जागृत होती है, और साथ ही उसको संकोच करने की जो प्रवृत्ति होती है वो भी समाप्त हो जाती है। दूसरी की बात करें अगर, तो छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा बनी रहती है, क्योंकि प्रश्नोत्तर हो रहा है, पूछ रहा है विद्यार्थी और उसका उत्तर ही बता रहा है। फिर जो नहीं जानता उसको अध्यापक से पूछ रहा है। तो छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा बनी रहती है, जिससे वह ज्ञान सरलता से प्राप्त कर सकता है। किस विधि के द्वारा, प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा। और अगर प्रश्नोत्तर विधि की जन्मदाता पूछे तो कौन है, सोक्रात है, साक्रेटिस है, ठीक है ना, पूछ लेता है कभी कभी। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण में खेल प्रविधि का महत्व बताइए। तो खेल प्रविधि के जन्मदाता कौन है, उनका नाम है कार्लवेल कुक, है ना, जो कि कहाँ के हैं, यूरोप के हैं, एक शिक्षा शास्त्री कार्लवेल कुक जिनका नाम है। उनका मत क्या है, उनका मत है कि खेल प्रविधि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रविधि है। मतलब खेल के द्वारा बच्चों को जब सिखाया जाए तो जो बालक खेल द्वारा ज्ञान अर्जित करता है वह अधिक सुदृढ़ होता है, मतलब मजबूत होता है, अस्थायी होता है, काफ़ी दिन तक याद रहता है, मान लो प्रकृति हमेशा के लिए याद रहता है। इससे बालक बिना किसी दबाव के सहज ही शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। तो शिक्षण में खेल प्रविधि का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि खेल प्रविधि क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रविधि है। इसमें क्या होता है, बालक खेल के द्वारा ज्ञान को अर्जित करता है, और इस विधि द्वारा जो अर्जित किया गया ज्ञान होता है वो बहुत ही सुदृढ़ होता है ना, काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है, और इससे बालक को कोई दबाव नहीं महसूस होता है और आसानी से शिक्षा को ग्रहण कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, बाल केंद्रित शिक्षण एवं शिक्षक केंद्रित शिक्षण में क्या अंतर है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है, जबकि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक ही सब कुछ होता है, महत्वपूर्ण होता है ना। इम्पॉर्टेंट है, इजी है एकदम यार ये तो। अगला देखो, ये हम बताएं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना, निदान और उपचार। ये ऐसा लगता है कि सब एक है, इसको ध्यान से देखेंगे। निदान का मतलब होता है
कि किसी बीमारी से डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो जब वो बीमारी को जान ले तो उसको कहते हैं निदान, फिर उसका उपचार करे, मतलब ठीक करे तो उसको कहते हैं उपचार करना। तो बीमारी को जानना ही निदान होता है। तो निदानात्मक शिक्षण में छात्रों की समस्याओं का क्या करते हैं, निदान किया जाता है, मतलब छात्रों की जो दिक्कत है उनको जाना जाता है, फिर उसको हम उपचार के द्वारा सही करते हैं। तो निदानात्मक शिक्षण में छात्रों की समस्याओं क्या करते हैं, निदान करते हैं। छात्र की असफलता की जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, निदान, कि किस कारण छात्र जो है असफल है ना, इस चीज़ के बारे में जानने के लिए जब छात्र की असफलता की जांच करके उसके निवारण के लिए उपाय किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। तो निदानात्मक में क्या होता है कि छात्र कहाँ कमज़ोर है उसके बारे में पता लगाया जाता है, क्या कारण है, फिर उसको जो है अलग अलग विधियों के द्वारा उसको जो है उसका उपचार करना क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो निदान का मतलब समझ में आ गया होगा कि एक प्रकार से बीमारी क्या है उसको जानना, और उपचार का मतलब है उसका निवारण करना, उसको ठीक करना। तो एक अच्छी प्रस्तावना के 2 गुणों को लिखिए, है ना। तो सबसे पहले अच्छी प्रस्तावना के 2 गुण क्या हैं, प्रकरण को छात्र के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, मतलब आपको किसी चीज़ के बारे में बताना है, जैसे मान लो शेर के बारे में डिटेल बताना, तो पहले आप बच्चे से क्या पूछेंगे, शेर के बारे में जानेंगे, पूछेंगे, फिर उसको जो नॉलेज होगा उसी के आधार पर उसके बारे में आगे हम और अंदर तक गहराई तक उसके बारे में उसके बताएंगे। ऐसे प्रकरण को छात्र द्वारा ही निकलवाना, है ना, जो पढ़ाना है उसको अधिक से अधिक बच्चे के दिमाग का ही यूज़ करवाना। अगला दिखेगा, गणित किट के किन्हीं 2 उपकरणों के नाम बताइए। तो गणित किट में क्या क्या आते हैं, स्केल है, चांदा है ना। ऐसे अगर आप देखो तो क्या है, इरेजर है, पेंसिल है, ये सभी गणित किट में आ जाएंगे। मतलब जो जो चीज़ गणित पढ़ने के लिए यूज में आते हैं वो सब गणित किट में आ जाएंगे। तो इसमें 2 ही पूछा था, तो स्केल हो गया मतलब पटरी, चांदा हो गया, ऐसे आप बहुत सारे हैं बता देंगे। शिक्षण के कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो शिक्षण के 2 उद्देश्य, पहला कि मानसिक क्षमता का विकास करना, बच्चों के मानसिक क्षमता का डेवलप करना, और क्रियाशीलता मतलब बच्चों के अंदर एक्टिविटी का डेवलपमेंट करना, ये सब क्या है, शिक्षण के उद्देश्य हैं। अगला, उपचारात्मक शिक्षण से क्या अभिप्राय है, मैंने अभी बताया था। उपचारात्मक या फिर निदानात्मक पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ईजी बहुत है। उपचारात्मक शिक्षण उस शिक्षण को कहा जाता है जिसके माध्यम से छात्रों की शिक्षा संबंधित त्रुटियों को क्या करते हैं, दूर किया जाता है, और छात्रों की कमजोरियों का पता लगाकर उसके सीखने में आ रहे बाधक तत्वों को हम क्या करते हैं, दूर करते हैं। तो देखो कहाँ बाधा आ रही है बच्चों के, है ना, सीखने में, तो इसका पता लगाना तो निदानात्मक कहलाता है, जबकि उसको दूर करना प्रॉब्लम को वो क्या कहलाता है, उपचारात्मक कहलाता है। अगला, शिक्षण अधिगम सामग्री से क्या अभिप्राय है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री से आशय उस सामग्री से है जिनका प्रयोग हम बालक की ज्ञानेंद्रियों को अभिप्रेरित करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। अगला, एक क्वेश्चन पहले पढ़े थे, कहानी कथन प्रविधि के उद्देश्य क्या है। तो कहानी कथन एक प्रविधि है, इसका उपयोग छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए किया जाता है, मतलब इमेजिनेशन पावर को बढ़ाने के लिए किया जाता है कहानी कथन, ठीक है ना, विधि का। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया ना, निदानात्मक परीक्षण किसे कहते हैं। तो निदानात्मक परीक्षण से आशय आइए देखते हैं क्या है। निदानात्मक परीक्षण से तात्पर्य किसी रोग का निदान करना है, जिस प्रकार चिकित्सक मतलब डॉक्टर किसी रोग का क्या करता है, निदान करता है, मतलब जानता है, ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक भी अपने छात्रों की समस्याओं का क्या करता है, उपचार करता है, उसकी विषयगत समस्याएं तथा अधिगम संबंधित त्रुटियों क्या करता है, निदान करता है, ठीक है ना। अगला, बहुस्तरीय शिक्षण का क्या उद्देश्य है। तो बहुउद्देशीय में भी आपने पढ़ा था, जिसमें है ना 2 से या 2 से अधिक क्लास के बच्चों को एक साथ जब पढ़ाया जाए तो वो बहुस्तरीय शिक्षण कहलाता है। तो बहुस्तरीय शिक्षण के उद्देश्य क्या है, पहला शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना, दूसरा विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, नहीं तो पढ़ेंगे नहीं अलग अलग क्लास के विद्यार्थी एक साथ। अगला, शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना, छात्रों में समय के सदुपयोग की आदत डालना, एक लिमिटेड टाइम में कैसे पढ़ना है क्या ये बताना, छात्रों में सृजनात्मकता शक्ति का विकास करना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, खेल पर आधारित किन्हीं 2 शिक्षण पद्धतियों का उल्लेख कीजिए। तो पहला किंडरगार्टन विधि, है ना, अगला मॉन्टेसरी विधि। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है, फ्रॉबेल है, और मॉन्टेसरी विधि के तो मारिया मॉन्टेसरी है ना। इन दोनों में खेल के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है, एक प्रकार से याद रखेंगे आप, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्लास से लगभग आप जो है 35 से 35 अगर देखें, क्योंकि आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, तो कम से कम 35-36 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, मतलब कि हमारे अनुसार कम से कम आप 40 से 45 नंबर तक क्वेश्चन नंबर ला सकते हैं इस विषय में आप 50 में से। दक्षता अधिगम शिक्षण विधि के सोपान बताइए। तो दक्षता आधारित शिक्षण के निम्नलिखित सोपान है, पहला पूर्व तैयारी उद्देश्य निर्धारण सहायक सामग्री,
व्यवस्था करना मतलब विषय वस्तु का वो प्रस्तुतिकरण करना, नियम निर्णय का समन्वयीकरण, सूचीकरण, अभ्यास कार्य के मध्य की गई त्रुटियों का शुद्धिकरण करना, ये सभी दक्षता अधिगम शिक्षण के क्या है सोपान है। अगला क्वेश्चन देखें, रुचिपूर्ण शिक्षा क्या है? मतलब शिक्षा में को रुचि के साथ पढ़ना, आनंद के साथ पढ़ना रुचिपूर्ण शिक्षा है। तो यह शिक्षकों हेतु एवं शिक्षकों द्वारा बनाया गया क्या है कार्यक्रम है। इसमें शिक्षक छात्रों की रुचियों के अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली स्वरूप देते हैं। ठीक है ना, एकदम ये रुचिपूर्ण शिक्षा में क्या होता है, आप अध्यापक क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं कि बच्चों को किस प्रकार से आनंद के साथ पढ़ाया जाए, शिक्षा प्रदान की जाए। अगला, रुचिपूर्ण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो रुचिपूर्ण निम्नलिखित है। नंबर 1, क्योंकि कई सारे उद्देश्य होंगे, रटने की अपेक्षा सिखाने पर बल देना, ये ताकि बच्चे को आराम से कोई भी याद हो जाए और वो रुचि के साथ मतलब आनंद के साथ पढ़े। सीखने को आनंदमय बनाना, यह नहीं कि उसको पीट के रटाएं कि रटना है ना, उसके बारे में सिखाएं, आनंद के तरीके से पढ़ाया जाए। बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, है ना, बालक की जो पर्सनालिटी है उसको डेवलप करें। अगला कि ह्रास एवं अवरोध को रोकना, ये सब क्या है रुचिपूर्ण शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य होते हैं। चलिए हमारी तरफ से ये रहा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे इस क्लास को आप देख लेना, और एक क्लास हमारे चैनल पर उपलब्ध है इसकी, वो जो बहुविकल्पी है ऑब्जेक्टिव, उसको देख लो, उसको मैंने बहुत डिटेल तरीके से एक्सप्लेनेशन किया उसका। तो अगर आप देख लेते हैं इन दोनों क्लासों को, मैं बता रहा हूँ पूरा नंबर आप अच्छे से करके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो अगला देखिए, और मैथ की ज़रूर देख लेना एक बार, वीडियो है ना अपलोड है मैराथन के नाम से, देख लेंगे, 1 घंटे की वीडियो है, पूरा कवर हो जाए कंप्लीट मैथ। सहभागी शिक्षण के उद्देश्य देखो 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, या फिर सहभागी सह शिक्षण के उद्देश्य क्या है। तो आइए देखते हैं। अब सहभागी में क्या होंगे, शिक्षक और छात्र दोनों क्रियाशील रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। पहला ये है कि इसमें क्या होते हैं, शिक्षक एवं छात्र दोनों को क्रियाशील बनाना। दूसरा, कक्षा के वातावरण को रुचिकर एवं आनंदमयी बनाना। छात्रों में चिंतन, मनन, कल्पना, तर्क, जिज्ञासा आदि प्रवृत्तियों को क्या करना, विकास करना। और विषय वस्तु की प्रस्तुति को सरल एवं बोधगम्य बनाना। छात्रों का चहुमुखी विकास करना, मतलब कि हर तरह से छात्रों का क्या करना, विकास करना। छात्रों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, है ना, छात्रों में जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उनको बाहर निकालना, उनका विकास करना। छात्रों की आवश्यकता अनुसार कक्षा अभ्यास का निर्धारण करना। छात्रों को अस्थायी ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, शिक्षकों की सुविधाओं, अधिगम एवं ज्ञान में समन्वय स्थापित करना, और सहयोग एवं सहकारिता की भावना को विकसित करना। तो ये सभी के सभी क्या है, ये सभी सहभागी शिक्षण के क्या है उद्देश्य हैं। तो क्लास को आपने देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम लास्ट में चलते चलते ये बता दें कि आप इसके भी जो है पुनर्बलन इसमें इम्पॉर्टेंट है, संप्रेषण जरूर पढ़ लेना एक बार। ठीक है ना, इसके प्रकार को देख लेना, बता रहा हूँ, सुन लेंगे क्लास तो आपको। और उसके बाद शिक्षण क्या होता है, अलग अलग वैज्ञानिक के अनुसार शिक्षण की परिभाषा क्या है, आप जरूर देख लेना एक बार। ठीक है, और शिक्षक केंद्रित शिक्षा क्या होती है, और छात्र केंद्रित शिक्षा क्या है, TLM का पूरा नाम क्या है, डाइट का पूरा नाम क्या है, NPRC का पूरा नाम क्या है, NPRC का काम क्या है ना, ये सब जो मारिया मॉन्टेसरी जो विधि है ये क्या है। और उसके बाद किंडरगार्टन विधि मैं बता रहा हूँ, इन सबको ज़रूर पढ़ के जाना, है ना। बेसिक शिक्षा के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे आप। ठीक है, मैंने इसमें वही क्वेश्चन लिए जो हमारे अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट लगे, क्योंकि लगभग 40 या 35 मिनट क्लास में बहुत ज़्यादा नंबर तो आप कर नहीं पाएंगे, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि आपको जो है 40 नंबर तक आराम से कर सकते हैं इस वीडियो को देखते हैं। और अगर आप बहुविकल्पीय वाला भी वीडियो देख लेते हैं तो आपका कंप्लीट लगभग हो जाएगा। चलिए, फिर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।